अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज मॉडर्न ट्रेजेडी बाय रेमंड विलियम्स, जिसमें हम लोग रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस मॉडर्न ट्रेजेडी के 3 एसेज थे। फर्स्ट था ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, सेकेंड था ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज। हम उन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज थर्ड और लास्ट एसे विच इज रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, और ये हमारा लेक्चर, इसके बाद जो हमारा समरी है इस बुक की वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है, इसके अंदर जो हमारे राइटर हैं वो स्पेशली मेंशन करते हैं बर्टोल्ड ब्रेख्ट को और उनके एपिक थिएटर को, आइडिया को। वो कहते हैं कि जो एपिक थिएटर है वो रिप्रेजेंट करता है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट्स की। कि एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रेजेडी के थार्सिस प्रोवाइड करती है, पिटी और फियर प्रोवाइड करती है। एक जो स्पेक्टेटर है उसको अपनी ज़ात को भूल के जब वो एक प्ले देखना है तो उसके अंदर खो जाना चाहिए, अब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एरिस्टोटल के थे। लेकिन बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने क्या कहा, कहते नहीं, जब एक स्पेक्टेटर एक प्ले देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो एक प्ले देख रहा है। ठीक, यानी कि एक स्पेक्टेटर को अपने आप को उस प्ले का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। एक स्पेक्टेटर को अवेयर रहना चाहिए, उसको वो वी इफेक्ट भी कहता है। ठीक, अवेयर रहना चाहिए कि वो एक प्ले देख रहा है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से वो कहता है कि जो बर्टोल्ड ब्रेख्ट है ना, उसने एरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है उसकी रिजेक्शन की है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स की रिजेक्शन की है। और क्या किया, इसने प्लेस को मोर एक्सपेरिमेंटल, मोर रैशनल काइंड ऑफ बना दिया, जिसमें क्या होता है वो स्पेक्टेटर को इनकरेज करता है कि वो सिचुएशन के बारे में देखे, सिचुएशन के बारे में सोचे जो दिखाई जा रही है, इसको इमोशनली फील ना करें बल्कि इसको देखें और इसको देख के इसको एंजॉय करें। कि आपको पता नहीं चाहिए कि आप उसका पार्ट नहीं हो, यू आर अ ऑडियंस, आप ऑडियंस हो और आपने उसको देखना है जस्ट। ठीक है, तो ये कहा था बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने। और इस चीज को क्या कहा गया, इस चीज को एपिक थिएटर कहा गया। और एपिक थिएटर में क्या किया जाता था, ऑडियंस से डायरेक्ट एड्रेस किया जाता था। क्यों, ताकि उनको बार बार इस बारे में याद रहे कि वो ऑडियंस है, वो उस प्ले का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें बार बार एक्टर्स जो थे वो ब्रेक लेते थे। इसमें सॉन्ग्स और म्यूजिक का यूज किया जाता था कमेंट्स करने के लिए एक्शन के ऊपर। इसमें प्ले कार्ड्स जो हैं, प्ले कार्ड्स के साथ जो प्रोजेक्शंस हैं वो यूज की जाती थी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और एक टर्म है VERFREMDUNG, वर्फरमडिंग, जिसको हम लोग वी इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, वी इफेक्ट, ये वी इफेक्ट एक टर्म है जिसको हम लोग स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू ऑडियंस को डिस्टेंस पे रखा जाता है, वो एक्शन जो कि प्ले में हो रहा है उससे। यानी ऑडियंस को इस टेक्निक के थ्रू याद करवाया जाता है कि वो एक प्ले देख रहे हैं। ठीक, ये रियलिटी नहीं, जस्ट एक प्ले है, सो दैट दे आर नॉट स्वेप्ट अप इन द इमोशंस ऑफ द मोमेंट, कि वो उसमें फिर इमोशंस नहीं लेके आते, उसके अंदर खो नहीं जाते। ठीक है, अब ये इफेक्ट कैसे अचीव किया गया, जैसे मैंने बताया कि ऑडियंस से डायरेक्ट एड्रेस करके एक्टर्स जो थे वो फोर्थ वॉल पे ब्रेक लेते थे, सॉन्ग्स और म्यूजिक का यूज करके एक्शंस पे कमेंट किए जाते थे, और प्ले कार्ड्स का और प्रोजेक्शन का यूज किया जाता था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर। तो ये था वी इफेक्ट। ये क्लियर हो गया वी इफेक्ट क्या है। इसके बाद जो है ना, डिस्टेंसिंग डिवाइसेस थी, यानी कि जो स्टेज था वो नॉन रियलिस्टिक मैनर में यूज किया गया था। ठीक है, नॉन रियलिस्टिक स्टेजिंग की जाती थी, और जो एक्टिंग थी वो स्टिलाइज एक्टिंग की जाती थी। हिस्टोरिकल
और फैक्चुअल जो है मटेरियल वो यूज़ किया जाता था। इस तरह करके क्या होता था, इस तरह करके डिस्टेंसिंग क्रिएट की जाती थी, किसके दरमियान में, ऑडियंस के दरमियान में और प्ले के दरमियान में, कि ऑडियंस जो है वो इमोशनली इन्वॉल्व ना हो प्ले के अंदर, ठीक। और दूसरी क्या थी चीज़, तीसरी, वो है डायलेक्टिंग थिंकिंग, यानी जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है उसको इन्हांस करना। क्लियर। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर डायलेक्टिंग थिंकिंग, यानी कि ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होने की बेस पे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी मल्टीपल होते हैं, सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो बिल्कुल ब्रेक्ट भी अपने प्ले के अंदर जो सेम इशू, एक ही इशू है, उसके ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं। और इस तरह क्या होता है, जो ऑडियंस है वो उस पर्सपेक्टिव के बारे में, उस इशू के बारे में क्रिटिकली सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डायलेक्टिंग थिंकिंग इनहांस होती है। फिर एस्थेटिक प्लेजर, तो ब्रेक्ट का मानना था कि जो थिएटर होते हैं ना वो एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए। इसी बेस पे अपने प्लेस को इस तरह बनाता था कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो इसको देख के इंजॉय भी करें और साथ साथ उनको याद रहे कि वो स्पेक्टेटर्स ही हैं, और वो इन प्लेस के थ्रू जो इनके अराउंड वर्ल्ड में हो रहा है उनको रिकॉग्नाइज कर सके। तो ये एपिक थिएटर बेसिकली ना एक रेडिकल डिपार्चर था ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ थिएटर से, जो कि सेंस ऑफ इल्यूजन से और इलिसिट इमोशनल रिस्पॉन्स से ऑडियंस को निकालने के लिए बनाया गया था, कि जो ऑडियंस है वो इल्यूजन में ना रहे, वो इतना इमोशनल ना हो, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे, रियलिटी को देखे, उसको रिकॉग्नाइज करे। और जो ब्रेक्ट था उसका गोल क्या था, दैट वुड एंगेज द ऑडियंस इंटेलेक्ट एंड इनकरेज देम टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, कि जो ऑडियंस है वो अपने इंटेलेक्ट का यूज करें और जो इनके अराउंड वर्ल्ड है उसके बारे में क्रिटिकली सोचें। ये था जी एपिक थिएटर। ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं आपको जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसमें क्या देखा कि एपिक थिएटर इज मोर एक्सपीरियंशियल एंड रैशनल देन ट्रेडिशनल ट्रेजेडीज, ऐसा ही हुआ ना। और ये जो प्लेस थे encourage कर रहे थे spectators को to think about the situation presented in the play rather than simply feel emotions about it, कि emotions ना रखो उसके बारे में बल्कि सोचो। तो अब स्लाइड पे देखिए जी, ब्रेक्ट एंड एपिक थिएटर। ब्रेक्ट फाउंडेड एपिक थिएटर एज अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेजेडी। हमें पता लग गया कैसे। एपिक थिएटर एम टू एंगेज द ऑडियंस इंटेलेक्चुअली एंड मेक देम थिंक क्रिटिकली, पता लग गया हम लोगों को इसके बारे में भी। फिर स्पेक्टेटर्स वर एनकरेज टू रिमेन डिटैच्ड एंड नॉट इमोशनली आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर्स, ये भी हमें क्लियर लग गया। फिर द डिस्टेंसिंग इफेक्ट, जिसको हम लोगों ने वी इफेक्ट भी कहा, स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी कहा, और एक बड़ा मुश्किल सा नाम है जर्मन में वर्फ्रेमडिंग इफेक्ट, ठीक है, ये भी हमने कहा। और इसको हमने पढ़ लिया कि ये क्या होता है, यही डिस्टेंस क्रिएट करना, किस तरह से, लाइक डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे कि डायरेक्ट एड्रेस करना ऑडियंस के साथ, ब्रेक्स लेना बीच में, सॉन्ग और म्यूजिक का पुट करना, प्ले कार्ड प्रोजेक्शन का यूज करना, सो ऑन, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया कि डिस्टेंसिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे जो राइटर हैं ब्रेक्ट वो। तो ब्रेक्ट यूज्ड डिस्टेंसिंग इफेक्ट्स टू कीप द ऑडियंस ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल, कि वो सब्जेक्टिव ना हो, इमोशनल ना हो, उसका पार्ट ना बने, वो ऑब्जेक्टिव रहे और क्रिटिकली थिंकिंग करे। अनफेमिलियर सेटिंग्स, songs and scenes posters were employed to disrupt emotional immersion, कि जब वो इमोशनली इन्वॉल्व होने वाले हों तो साथ ही वहाँ पे ऐसे की सेटिंग, ऐसे के सॉन्ग्स, ऐसे के सीन दिखाए जाते हैं जो कि उनको इमोशनली इन्वॉल्व होने नहीं देते। और गोल क्या है, कॉम्प्लेक्स सीन। द गोल वॉज टू प्रमोट कॉम्प्लेक्स सीन एंड अवॉइड सेंटिमेंटल रिएक्शंस टू द प्ले। फिर रिकवरी ऑफ हिस्ट्री इन ट्रेजेडी, जो ब्रेक्ट की मेजर अचीवमेंट क्या थी, वो ये थी कि वॉज इंटीग्रेटिंग हिस्ट्री एज अ डायमेंशन ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि वो अपना जो पास था, जो वर्ल्ड अराउंड हिम था, वो सारा कुछ भी ट्रेजेडी के अंदर दिखा रहे थे। तो ट्रेजेडी शुड पोर्ट्रे कंटिन्यूटी एंड द डिजायर फॉर चेंज rather than halt the action. Suffering should be avoided as it breaks people. The focus should be on the will to struggle. कि suffering, pity, fear, death, catharsis कहते हैं, ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए, ये लोगों को तोड़ती हैं। क्या होना चाहिए, उनको स्ट्रगल दिखाना चाहिए, उनको उनके गोल्स पे फोकस करना दिखाना चाहिए, उनको क्रिटिकली सोचना दिखाना चाहिए। फिर रिस्पॉन्स टू सफरिंग, तो ब्रेक्ट बिलीव दैट द वेट ऑन ऑफ सफरिंग इज borne by everyone, even the audience. Spectators become participants capable of condemning
condemning of comprehending the sufferings, the active principles needed for this is found in the system, but morality serves the cruel system. यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि हर कोई सफरिंग से इफेक्ट होता है, इवन वो भी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो. तो इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किया यहाँ पे कि ऑडियंस जो प्ले की वो भी एक्शन का पार्टिसिपेंट ही है, लेकिन साथ साथ क्या है, वी इफेक्ट. माइंड में रखना है वी इफेक्ट आपने. तो उनको जो है सफरिंग जो स्टेज पे हो रही है वो दिखाई जानी चाहिए, फील कराई जानी चाहिए. लेकिन ये कैसे अचीव हो सकता है? थ्रू डिस्टेंसिंग डिवाइसेस. डिस्टेंसिंग डिवाइसेस कौन सी थी? डायरेक्ट एड्रेस करना, सॉन्ग्स और म्यूजिक का यूज करना, प्ले कार्ड और प्रोजेक्शन का यूज करना. अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ऑडियंस जो सफरिंग्स दिखाई जा रही है उन सफरिंग्स को फील करेगी. उन सफरिंग्स को फील करते हुए उनको ये भी याद कराया जाएगा कि वो ऑडियंस हैं और ये सफरिंग्स हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, और उनको वहाँ पे वी इफेक्ट का यूज करते हुए जो याद कराया जाएगा कि वो ऑडियंस है, वो देख रहे हैं, स्पेक्टेटर्स हैं. और ये सफरिंग्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ. हमें एक करंट सिचुएशन दिखाई गई है एक प्ले के अंदर, जिसमें एक गरीब आदमी जो है उसको रोटी नहीं मिल रही, खाने नहीं मिल रहा, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, सो ऑन. सफरिंग्स हैं, पेन्स हैं, हाँ नज़र आ रही हैं, फील हो रही हैं, क्योंकि आप भी ये चीज़ें फेस कर रहे हो. हर बंदा ये चीज़ें फेस कर रहा है. ठीक, ये पॉइंट 1 था. अब पॉइंट 2 क्या है? पिटी और फेयर फेल करने के बजाय आपको चाहिए कि वहां पे अपने इर्द गिर्द देखो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पीछे करने वाला कौन है. ये अगर करेक्टर के साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो रहा है. ठीक, यानी कि पीछे इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वॉल्व ये सब कुछ करने के लिए. तो यही चीज किस तरह पता लगी? क्रिटिकल थिंकिंग से. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ही इनहैंस करना चाहते थे हमारे क्रिटिक ब्रेक्ट अपनी राइटिंग के थ्रू. उन्होंने यही कहा कि जो सफरिंग हम लोग प्ले में देख रहे हैं वो सफरिंग के साथ जो ऑडियंस है वो भी इंडल्ज हो, वो भी इन्वॉल्व हो, और उनको रियलाइजेशन हो कि उनको भी ऐसे ही एक्सप्लोइट किया जा रहा है जैसे कि इस ड्रामा के अंदर इस रिस्पेक्टिव कैरेक्टर ए को या कैरेक्टर बी को. क्लियर? तो वो सफरिंग दिखा के ऑडियंस को सफरिंग का पार्ट बना के उसके बारे में क्रिटिकली सोचना, ये पर्पस था. दिस इज रिस्पॉन्स टू सफरिंग, कि ये रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका सफरिंग को लेकर. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये है नेक्स्ट स्लाइड. रिजेक्शंस ऑफ सेंटिमेंट्स. Brecht exposed to falseness of the refined sentiments like goodness, love, and sacrifice. Love, as emphasized, can lead to withdrawal from human action and separation from humanity. Morality, religion, and spiritualism are used to shield exploitation by the ruling class. यानी कॉन्सेप्ट जैसे कि गुडनेस है, लव है, सेक्रीफाइस है, कहते हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इवन के विदाउट एनी रीज़न, कोई वजह भी नहीं होती, लोगों को गिल्ट कराया जाता है और गिल्ट करा के उनको अगेन एक्सप्लॉइट किया जाता है. और जो रूलिंग क्लास है वो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए जो ह्यूमन है उसके एक्शंस हैं और जो ह्यूमैनिटी है उससे उसको सेपरेट करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. इवन रूलिंग क्लास जो है वो मार्जिनलाइज करती है पुअर को, एक्सप्लॉइट करती है, सब्जुगेट करती है. किस बेस पे? इन्हीं सेंटिमेंट्स की बेस पे. तो इसलिए वो सेंटिमेंट्स की रिजेक्शन की भी बात करते हैं. क्लियर हो गया? एंड देन है हमारे पास पॉइंट, वो है ब्रेक्ट्स प्लेस. तो 6 प्लेस डिस्कस्ड बाय विलियम्स, द 3 पेनी ओपेरा, सेंट जॉन ऑफ स्टॉकयार्ड, डाय मैसनहम, द गॉड वुमेन ऑफ सीजुइन, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, एंड द लाइफ ऑफ गलीलियो. ये 6 प्लेस हैं जिनके बारे में बात की है बर्टोल्ट ब्रेक्ट के. इन प्लेस के बारे में विलियम ने अपने वर्क के अंदर जो थीम्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन, एलिनेशन, कन्फ्लिक्ट जो हैं वो इन प्लेस में दिखाए गए हैं. इवन अगर हम लाइफ ऑफ गलीलियो के अंदर देखें तो गलीलियो ने एक बात की थी, गलीलियो ने उस थ्योरी के बारे में बात की थी सूरज और चांद के बारे में. उसने कहा था अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. और ये तो जो थ्योरी थी उस टाइम क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट थी, जिस बेस पे जो गलीलियो है उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक नेगेटिव क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था. तो यहाँ पे देखें, इन द लाइफ ऑफ गलीलियो गैलीलाई, Galileo faces a moral choice between defending his beliefs and opposition from the church. Brecht emphasizes a complex seeing and understanding the deadlock between individual and social morality.
तो वही बात कि उसको ये जो कन्फ्लिक्ट था वो फेस करना पड़ा था और इसी कन्फ्लिक्ट को ब्रेक्ट ने अपनी इस राइटिंग में दिखाया था। फिर है इम्पैक्ट ऑन थिएटर। अब इम्पैक्ट ऑफ थिएटर क्या है? बेसिकली जो ब्रेक्ट की अप्रोच है थिएटर की, उनमें मतलब ही यही था कि जो लोग हैं और हिस्ट्री है उनको इकट्ठा लाया जाए, ठीक है, उनको एक दूसरे के सामने लाके जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है, जो लोगों की इम्पोर्टेंस है वो दिखाई जाए। और बेसिकली वो ऑडियंस को दिखाना चाहता था कि पास्ट प्रेजेंट के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है एंड हाउ द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कैन हैव रिपल इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। जिसके लिए उन्होंने वैरायटी ऑफ टेक्निक यूज की, जिसमें वी इफेक्ट भी इंक्लूड है, जिसमें डिस्टेंसिंग डिवाइसेस इंक्लूड है, डायलेक्टिक थिंकिंग इंक्लूड है, एस्थेटिक प्लेजर की टेक्निक इंक्लूड है, ठीक है। तो यही पॉइंट इन्होंने स्क्रीन पर मैंने लिखे हुए हैं। Brecht's approach brought history and people to life on stage. The drama occurs and is seen simultaneously, moving beyond static actions of the traditional theatre. Brecht's central question shifts from judging characters to observing their action consequences. Clear? ये था impact on theatre. And then बात करते हैं वो betraying life की, which means detaching the work from its human purpose betrays both the characters and life itself. The focus should not be on personal judgments of characters but on understanding the results of their action. ये जो उनके actions हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग की जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग करके जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड किया जाए। यानी ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्क है आर्ट का उसको ह्यूमन पर्पस से डिटैच करना क्या है? एक धोखा देना है। हम लोग बेसिकली बोथ कैरेक्टर्स को और लाइफ इटसेल्फ को बिट्रे कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्क ऑफ आर्ट है वो बनाने वाले ही ह्यूमन है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम इसको ह्यूमन पर्पस से डिटैच कर देते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम ये कह रहे हो कि दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस, हम ये कह रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वर्क ऑफ आर्ट शुड नॉट बी ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ करेक्टर्स, की जो आर्ट का वर्क है वो करेक्टर्स के पर्सनल जजमेंट के ऊपर ना हो बल्कि उनकी एक्शन के ऊपर बेस कर रहा हो, क्योंकि ये जो रिजल्ट है हमारे एक्शंस के यही हमारे इफेक्ट्स को रिपल करते हैं, जो वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द है उसके ऊपर सोचने के बारे में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। और व्हेन वी अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस वी आर बेटर एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको जो ये एसे है वो भी क्लियर हो चुका होगा, जिसमें उन्होंने यही कहा गया कि ट्रेजेडी की रिजेक्शन कैसे हुई, मॉडर्न ट्रेजेडी है क्या, जहाँ पे ब्रेक्ट के आइडियाज़ को उन्होंने प्रमोट किया। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले कैथरीन विल्जे को। स्टे ट्यून्ड विद अस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।